नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे वेतन के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे भत्ते। आज हम बात करेंगे अंशतः कर्ममुक्त भत्तों की। इसमें मकान किराया भत्ता हम कल क्लास में पढ़ चुके थे। इसके आगे हम देखते हैं मनोरंजन भत्ता। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता दिया जाता है तो मनोरंजन भत्ता पहले उसकी वेतन की आय में जोड़ा जाता है और बाद में जो वेतन की सकल कुल आय है उसमें से मनोरंजन भत्तों की कटौती दी जाती है, जो हम जब वेतन की सकल कुल आय की गणना समझ लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अब कुछ भत्ते ऐसे हैं जो एक निश्चित राशि तक करमुक्त होते हैं। परिवहन भत्ता, कार्यालय से घर से कार्यालय जाने और कार्यालय से घर आने यानी आने जाने के जो भी खर्चे होते हैं, अगर उन व्ययों की पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भत्ता दिया जाता है परिवहन भत्ते के नाम से, तो ऐसा भत्ता जो है 3200 रुपए प्रति माह तक करमुक्त होता है। लेकिन ऐसे भत्ते जो कि शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनको ही ये भत्ते अलाउ होते हैं, उनके लिए ये भत्ते करमुक्त होते हैं। जैसे अंधे, गूंगे, बहरे या फिर शारीरिक रूप से कोई विकलांग कर्मचारी है, उनको ये भत्ते करमुक्त होते हैं। यातायात संचालन भत्ता, जो भी कर्मचारी जो यातायात संस्थाओं में लगे हुए हैं, जो वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आने जाने का काम करते हैं, उन लोगों को अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए यातायात संचालन भत्ता या ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है, ये भत्ते का 70% या 10,000 रुपए प्रति माह, भत्ते का 70% या 10,000 रुपए प्रति माह, दोनों में से जो भी कम होता है उस राशि के बराबर की करमुक्ति दे दी जाती है। जनजातीय क्षेत्र भत्ता, कुछ क्षेत्र कुछ राज्य जो जनजातीय राज्य माने जाते हैं, उन राज्यों में अगर कर्मचारी नियुक्त किया गया है और उन क्षेत्रों में अगर उनको भत्ता दिया जाता है कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा, तो यहाँ पे 200 रुपए प्रति माह तक ये भत्ता करमुक्त होता है। जनजातीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी राज्य आते हैं। 9 राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र राज्यों में आते हैं। और अगर कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है और उसको जनजातीय क्षेत्र भत्ता 200 मिलता है तो 200 रुपए प्रति माह तक वो भत्ता करमुक्त होता है। कोयला खनन कार्य भत्ता, कर्मचारी जो कोयला खनन में लगे हुए हैं, जो खदानों में जो काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को अगर कोयला खनन कार्य भत्ता के नाम से अगर कोई भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 800 रुपए प्रति माह तक करमुक्त होता है। 800 रुपए प्रति माह तक ये करमुक्त होता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 100 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह तक करमुक्त होता है। 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही इसकी छूट दी जाती है। बच्चों की छात्रावास सुविधा के लिए भत्ता, चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस, अगर कर्मचारी का बच्चा हॉस्टल में है, हॉस्टल में रहता है और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अगर उसकी हॉस्टल सुविधाओं के लिए अगर कोई भत्ता दिया जाता है इस नाम से, तो ऐसा भत्ता 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए ये करमुक्त होता है। वीर नियुक्ति भत्ते, ये सैनिकों के लिए है जो सशस्त्र सैनिक दल हैं, अगर उनको द्वीप पे अगर नियुक्ति दे दी जाती है, भेज दिया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप पर, तो उनको ये भत्ता 3250 रुपए प्रति माह ये भत्ता करमुक्त होता है उनके लिए। अधिक क्रियाशील क्षेत्र वाले भत्ते, जो हाई एक्टिव फील्ड होते हैं, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में अगर कर्मचारी नियुक्त है, ये भी जो भत्ता है ये भी सैनिकों के लिए ही होता है, सैन्य दलों के लिए होता है। तो ऐसा भत्ता 4200 रुपए प्रति माह तक करमुक्त होता है। संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपोजिट हिल्स कंपनसेटरी अलाउंस, जो पहाड़ों पे काम करते हैं, जिन लोगों की नियुक्ति पर्वतीय क्षेत्रों में है, उनको ये भत्ता दिया जाता है। और ये भत्ता
जो है 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक ये कर मुक्त होता है। लेकिन ये कुछ कंडीशन पे होता है। जैसे पहले अगर जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में है तो वहां पे 7,000 रुपए प्रतिमाह 7,000 रुपए प्रतिमाह तक ये भत्ता कर मुक्त है। अगर कर्मचारी की नियुक्ति 9,000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्र में है तो ये भत्ता 800 रुपए। अगर पहाड़ों पे नियुक्ति की गई है कर्मचारी की और अगर सियाचिन क्षेत्र में अगर उसकी नियुक्ति है जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में तो वहां पर यह भत्ता 7,000 रुपए प्रतिमाह तक कर मुक्त है। अगर 9,000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्र में अगर नियुक्ति दी गई है तो वहां पर ये जो पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता है 800 रुपए प्रतिमाह तक कर मुक्त है। ये जो 9,000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हैं इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य हैं वहां पे जहां पे पर्वतीय क्षेत्र है और वहां पे अगर कर्मचारी नियुक्त है तो उनको ये भत्ता अगर मिलता है तो इस सीमा तक ये कर मुक्ति दी जाती है। और अगर 1,000 फीट से ऊंचाई का क्षेत्र है लेकिन इन दोनों को छोड़कर अगर इन दोनों के अलावा ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इनके अलावा अगर 1,000 फीट से ऊंचाई वाला क्षेत्र है, फीट ऊंचाई से अधिक वाला क्षेत्र है तो ये भत्ता 300 रुपए प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। उपद्रव नियंत्रण भत्ता यह भी सशस्त्र सैनिक दलों के लिए होता है। अगर अपने नियुक्ति के स्थान से सैनिक को दूसरी जगह भेजा जाता है जहां पे विद्रोह हो रहा है, किसी प्रकार का उपद्रव अगर वहां पे है और उसको नियंत्रण करने के लिए अगर उस सैनिकों को भेजा जाता है तो ये भत्ता 3,900 रुपए प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। इसमें कंडीशन यह है कि उपद्रव नियंत्रण के लिए अगर सैनिक को दूसरी जगह भेजा गया है और 30 दिन से अधिक के लिए अगर वो वहां पर नियुक्त है, अगर 30 दिन से अधिक वहां वो काम करता है और ये भत्ता अगर उसको दिया जाता है उपद्रव नियंत्रण भत्ते के रूप में तो 3,900 रुपए प्रतिमाह तक कर मुक्ति दे दी जाएगी। सीमा क्षेत्र भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता या फिर दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या फिर जो दंगाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहां पर अगर किसी सैनिक की नियुक्ति की जाती है, ये भी सशस्त्र सैनिक बलों के लिए है सीमा क्षेत्र भत्ता। तो वहां पर तो इन क्षेत्रों को कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है। ए से लेकर बी तक की श्रेणी में इनको बांटा हुआ है। ये जो सीमा क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है या फिर जो दंगाग्रस्त क्षेत्र है, इनको ए से लेकर एफ तक की श्रेणी में इनको बांटा हुआ है। तो यहां पे हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये 5 श्रेणियां हैं। तो इनके लिए अलग अलग कर मुक्ति दी गई है। 1,300 रुपए ए श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए, 1,100 रुपए बी श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए, 1,050 है सी श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए, 750 रुपए है डी श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए और 300 और 200 है ई और एफ श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए। तो इन क्षेत्रों को जो सीमा क्षेत्र भत्ता है या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या फिर इनको दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता है, ये भत्ते श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं और इन क्षेत्रों को ए से लेकर एफ तक की श्रेणी में बांटा गया है और ये भत्ते प्रति माह इस दर से कर मुक्त होते हैं। उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता, जहां पे हाई एल्टीट्यूड, जहां पे जो हवा का दबाव है, वायु का दबाव है वो उच्च रहता है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पे अगर नियुक्ति दी जाती है सैनिकों को तो वहां पर इनको अगर भत्ता दिया जाता है तो उच्च दबाव क्षेत्र भत्ते के नाम से, तो वहां पर कर मुक्ति दी जाती है। अगर 15,000 फीट से ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहां पर 1,600 रुपए प्रति माह अगर भत्ता दिया जाता है, उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता दिया जाता है और अगर जो ऊंचाई है उस क्षेत्र की वो 15,000 फीट से अगर ऊंची है वो जगह, तो
तो वहां पर यह भत्ता 1600 रुपए प्रति माह की दर से कर मुक्त होता है। और अगर 9,000 से 15,000 तक की 15,000 फीट तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहां पर यह भत्ता 1,060 रुपए प्रति माह की दर से कर मुक्ति दी जाती है। कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कुछ राज्य हैं। इन राज्यों में कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के, अगर इन राज्यों में कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और उनको कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता या कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस के नाम से कोई भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 2600 रुपए प्रति माह की दर से कर मुक्त है। संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐसे ही कुछ राज्य इस भत्ते के अंतर्गत आते हैं और अगर संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के नाम से अगर कोई भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 1,000 रुपए प्रति माह की दर से कर मुक्त होता है। तो जो अंशतः कर मुक्त भत्ते हैं उनमें ये सब भत्ते हैं, ये भत्ते आपको याद रखने होंगे क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में भत्ते आएंगे उस हिसाब से आपको इनकी जो सीमा निर्धारित कर रखी है उस हिसाब से कर मुक्ति दी जाती है। अब हमने कल बात करी थी मकान किराया भत्ते की और मकान किराया भत्ते के बारे में हमने कल डिटेल से बात करी थी। अब आज उससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। मकान किराया भत्ते के लिए संबंधित अवधि की जो हमने बात करी थी, संबंधित अवधि का यहाँ पे महत्वपूर्ण है संबंधित अवधि, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो कर्मचारी है वो मकान बदल ले या फिर उसके मकान के किराए में अगर परिवर्तन हो जाए तो हमको उस संबंधित अवधि के लिए हमको जो है कैलकुलेशन करनी होगी कर मुक्ति के लिए। तो मकान किराया भत्ते के लिए हाउस रेंट अलाउंस, इनमें निम्नलिखित में से सबसे कम राशि, निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। पहला था संबंधित अवधि प्राप्त मकान किराया भत्ता, दूसरा संबंधित अवधि में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, तीसरा संबंधित अवधि के वेतन का 40% या 50%। हमने बात की थी कि इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो राशि मकान किराया भत्ते के लिए कर मुक्त राशि होती है। संबंधित अवधि में प्राप्त मकान किराया भत्ता, पहले जो उसमें मकान किराया भत्ता मिला है नियोक्ता से वो देख लेंगे। फिर संबंधित अवधि में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, जो भी उसने किराया चुकाया है कर्मचारी ने उसमें से वेतन का 10% माइनस कर दिया जाएगा और संबंधित अवधि के वेतन का 40% या 50%। अगर कर्मचारी 4 महानगरों में से किसी महानगर में रहता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई, इन चारों में से अगर किसी जगह पे रहता है तब तो हम वेतन का 50% लेंगे और अगर किसी अन्य स्थान पर रहता है तो हम वेतन का 40% लेंगे। यहां पे वेतन से हमारा मतलब है, वेतन यहां पे है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हम तभी शामिल करेंगे वेतन में अगर वो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अगर वेतन माना जाता हो। सेवानिवृत्ति लाभ जैसे अगर प्रमाणित भविष्य निधि में अगर अंशदान किया जाता है तब अगर ये वेतन माना जा रहा है, या फिर ग्रेच्युटी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो भी अगर महंगाई भत्ते को हम अगर वहां पे वेतन के रूप में शामिल करते हैं
तो अगर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अगर ये महंगाई भत्ता वेतन माना जाता है तो यहाँ पे मकान किराया भत्ते के लिए भी हम महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वेतन का 10% या फिर वेतन का 50%, तो यहाँ पे वेतन से हमारा मतलब है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन। कई बार कर्मचारी को बिक्री पर कमीशन भी दे दिया जाता है, तो वो भी जैसा कि हमने बात की थी कि कमीशन भी उसके वेतन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर वेतन माना जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी यहां पर 5,500 है प्रति माह। डीएनएस अलाउंस है 2,500 रुपए प्रति माह। डीएनएस अलाउंस जो है वो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। यहां पे बेसिक सैलरी का इसको हिस्सा माना है डीएनएस अलाउंस को। कमीशन है @3% ऑन सेल्स, और जो सेल्स है वो बताया गया है कि इवनली स्प्रेड है ओवर ईयर, यानी कि साल भर में जो बिक्री है वो समान रही। कमीशन दिया हुआ है 3% सेल्स पे, जो इसको मिला है 9,000 रुपए पूरे साल में, और जो बिक्री है वो साल भर समान दर से हुई। अब है हाउस रेंट अलाउंस। इसको जो एचआरए मिला, जो एचआरए दिया गया वो इसको 3,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए प्रति माह इसको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया। और जो इसने रेंट चुकाया वो इसने अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग रेंट दिया है। जो इसने रेंट चुकाया है उसने अप टू 31 दिसंबर 31/12/2018 तक उसने गत वर्ष में 2,000 रुपए प्रति माह किराया चुकाया, और जनवरी से 1 जनवरी 19 से इसने किराया चुकाया 4,000 रुपए प्रति माह। तो हमने जैसे बात की थी कि हम संबंधित अवधि के लिए हम गणना करेंगे, तो यहाँ पे जो संबंधित अवधि है अप्रैल से लेकर दिसंबर आ रही है। 9 महीनों के लिए इसने जो किराया चुकाया वो अलग दर से दिया, और फिर उसने जो किराया है 3 महीने के लिए 4,000 रुपए प्रति माह दिया। तो हमको इन दोनों अवधियों के लिए अलग अलग मकान किराए भत्ते की गणना करनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए की गणना करेंगे, करमुक्त एचआरए की। यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे। हमने बात की थी कि 3 राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है उस जो मकान किराए भत्ते की राशि करमुक्त मानी जाती है। पहला है एचआरए रिसीव। कर्मचारी को कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला पहले वो लिख देते हैं। तो यहां पे जो है 3,000 रुपए प्रति माह हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो यहां अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने के लिए इसको 3,000 से जो एचआरए मिला वो है 27,000 रुपए। और एचआरए की दर में परिवर्तित नहीं हुआ, हाउस रेंट अलाउंस जो उसको मिल रहा था वो 3,000 रुपए प्रति माह मिल रहा था। तो अगले 3 महीने के लिए इसको 3,000 से मिला, तो 3 महीनों के लिए जो 3,000 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए इसको यहां पर इस अवधि के दौरान इसको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया। दूसरा हम देखेंगे रेंट पेड
माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसने जो किराया चुकाया है उसमें से इसके वेतन का 10% माइनस कर देंगे। तो इसने कितना किराया चुकाया इसकी हम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोनों अवधियों के लिए अलग अलग। अप टू 31 दिसंबर 2018 तक इसने जो किराया चुकाया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसने जो किराया चुकाया 2000 रुपए प्रति माह। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीनों के लिए इसने 2000 रुपए प्रति माह किराया चुकाया। तो 18,000 रुपए इसने यहां पे किराया चुकाया और सैलरी का लेना है 10%। तो हमने बात की थी कि सैलरी में हम बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और जो सेल्स पे जो कमीशन है वो उसमें ऐड करते हैं। तो यहां पे दिसंबर 18 तक कैलकुलेशन करेंगे। इसकी बेसिक सैलरी 9 महीनों के लिए इसकी बेसिक सैलरी थी 5500 रुपए 9 महीने के हिसाब से। फिर इसको जो डीएनएस अलाउंस मिला 2500 रुपए, उसको भी हम 9 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बिक्री पर कमीशन। यहां पे लिखा है कि जो बिक्री थी वो साल भर में समान रूप से हुई, समान दर से हुई। तो 9000 रुपए अगर 12 महीने का कमीशन है तो 9 महीने का कितना होगा ये हम ऐड करेंगे। तो हमने बात करी थी बेसिक सैलरी 5500 रुपए प्रति माह 9 महीने के लिए, क्योंकि संबंधित अवधि की बेसिक सैलरी लेते हैं तो 9 महीने के लिए लेंगे। यहाँ पे दिसंबर तक 9 महीने की बेसिक सैलरी, फिर 9 महीने के लिए डीएनएस अलाउंस और फिर 9 महीने का ही बिक्री पर कमीशन। तो 9000 रुपए अगर साल भर का है तो 12 महीने से डिवाइड कर देंगे और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये आता है 49,500, 22,500 आता है डीए इसका, और जो इसका कमीशन है वो बनता है 6,750। तो इन 9 महीनों में दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो इसका वेतन था इन तीनों को मिला के वो था 78,750 रुपए। दूसरी शर्त है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना किराया चुकाया उसमें से हम सैलरी का 10% माइनस करते हैं। 10% इसका हो गया 7,875 रुपए। तो जो आधिक्य था किराए का, जो आधिक्य है जो 10% सैलरी से, वो है 10,125 रुपए। यहां पे लिख देंगे 10,125। और अब हम गणना करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। फ्रॉम 1 जनवरी 19 यहां पे देखेंगे कितना किराया चुकाया। 3 महीनों के लिए इसने 4,000 रुपए के हिसाब से किराया चुकाया 12,000 रुपए, और इसके वेतन का 10% हम माइनस करेंगे। तो यहां पे देखेंगे फ्रॉम 1 जनवरी 19 तो बेसिक सैलरी लेनी है 5500 रुपए 3 महीने की, प्लस 250 रुपए डीए है जो भी वो भी 3 महीने का लेना है, और जो कमीशन ऐड करना है, कमीशन 9,000 रुपए 12 महीने का है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा वो हम ऐड करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है इसकी बेसिक सैलरी बनती है 3 महीने की 16,500, ये होता है डीए इसका बनता है 7,500, और जो कमीशन है, कमीशन इसका आता है 2250 रुपए, और इन तीनों का टोटल करने पर ये आता है इसका वेतन 26,250। तो अगले 3 महीनों में जनवरी से मार्च तक इसका जो वेतन है 26,250 का 26,250 का 10% अगर हम लेते हैं तो 2,625 रुपए। 12,000 में से 2,625 रुपए हम माइनस कर देते हैं तो ये आता है 12,000 में से 2,625 रुपए हमने माइनस किए तो आता है 9,375। 9,375। तीसरी कंडीशन थी 40% या 50% ऑफ सैलरी।
यानी कि अगर वो किसी महानगर में रहता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तब तो हम वेतन का 50% लेंगे, और अगर वो किसी अन्य स्थान पर रहता है तो हम वेतन का 40% लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी है वो चेन्नई में रहता है, लेकिन आगे लिखा है कि यह मान लीजिए कि वह चेन्नई के पास एक गांव में रहता है, तो हम ये मानेंगे कि वो किसी अन्य स्थान पर रहता है, इन चारों महानगरों में से किसी स्थान पर नहीं रहता, तो हम वेतन का 40% लेंगे। तो यहाँ पे वेतन से हमारा तात्पर्य वही है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो हमने कैलकुलेशन करके रखी है यहाँ पे। तो जो पहले 9 महीने थे, अप्रैल से दिसंबर, तब तक उसका वेतन, उन 9 महीनों के लिए उसका वेतन था 78,750। तो 78,750 का 40% लेंगे, तो इनको अगर 40% निकालते हैं 78,700, यहाँ 40% ऑफ सैलरी आएगा, 40% ऑफ सैलरी। तो अगर 78,750 का 40% निकालते हैं तो आता है 31,500 रुपए। और जो अगले 3 महीने थे उसमें उसका वेतन था 26,250। 26,250 का 40% हम निकालते हैं तो आता है 10,500। मकान किराए भत्ते के संबंध में हमने बात करी थी कि तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो राशि कर मुक्त होती है। पहला, उसको वास्तविक जो मकान किराया भत्ता है वो कितना प्राप्त हुआ। दूसरा, उसने जो किराया चुकाया उसमें से उसके सैलरी का 10% हम माइनस कर दे सकते हैं, और जो आधिक्य है उसकी राशि हम यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा, 40% या 50% वेतन का। 50% अगर वो किसी महानगर में रहता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में, और अगर अन्य स्थान पर रहता है तो हम उसके वेतन का 40% लेंगे। वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अगर सेवा शर्तों, सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अगर महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता है तो मूल वेतन, महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये अन्य स्थान पर रहता है तो वेतन का हमने यहाँ पर 40% लिया है। इन तीनों राशियों में जो सबसे कम राशि होगी वो राशि कर मुक्त होगी, एग्जेम्प्टेड एचआरए, वो राशि कर मुक्त मकान किराए भत्ते की राशि होगी। इन तीनों में से लिस्ट ऑफ द अबोव, जो उपयुक्त में से सबसे कम है, तो इन तीनों में से सबसे कम यहाँ पे 10,125 रुपए है, और यहाँ पे इन तीनों में से सबसे कम है 9,000 रुपए। इसका मतलब कि इस अवधि के लिए, जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए, जो इसका टैक्सेबल एचआरए होगा, यहां पे हम बात करते हैं टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए ये तो है एग्जेम्प्टेड एचआरए, और अब बात करेंगे टैक्सेबल एचआरए की। जो तो यहां पे एचआरए रिसीव, टैक्सेबल एचआरए की गणना कैसे करते हैं कि जो मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है, वास्तव में प्राप्त हुआ है 27,000 और यहां पे प्राप्त हुआ 9,000। ये तो एचआरए रिसीव टैक्सेबल एचआरए के लिए कर योग्य मकान किराए भत्ते के लिए, जो हम जब वेतन की गणना करेंगे तो हम ये भत्ता जोड़ेंगे वहां पे वेतन में। तो टैक्सेबल एचआरए करेंगे मकान किराया भत्ता जो प्राप्त हुआ है उसमें से जो कर मुक्त मकान किराया भत्ता जो हमने गणना करी है ऊपर, वो हम माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्टेड एचआरए। ऊपर हमने गणना करने पर पाया कि यहाँ पे इस अवधि में 10,125 रुपए कर मुक्त हैं और यहाँ पे 9,000 रुपए कर मुक्त हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल एचआरए है वो नील आ जाएगा इस अवधि के दौरान, और जब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की अवधि के लिए इसका जो टैक्सेबल एचआरए होगा 27,000 में से 10,125 हम माइनस कर देंगे तो 16,875। तो पूरे गत वर्ष के लिए हमने जो मकान किराया भत्ता है वो अलग अलग अवधियों के लिए गणना की है, लेकिन पूरे गत वर्ष के लिए 18-19 के लिए पूरे 12 महीने के लिए जो इसका टैक्सेबल एचआरए होगा, जो हम वेतन की गणना में शामिल करेंगे, वो होगा 16,875 रुपए। तो इस तरीके से हमने भत्तों से संबंध में, भत्ते के संबंध में पूरा जो डिस्कशन था हमारा कंप्लीट कर लिया है। 3 प्रकार के भत्ते होते हैं, पूर्णतया करयोग्य भत्ते, पूर्णतया करमुक्त भत्ते और अंशतः करमुक्त भत्ते। नेक्स्ट चैप्टर में हम वेतन के स्थान पर लाभ, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।